People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक और एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। वो राजनेता जिसने बरसों से बंद पड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले, जिसकी नीतियों ने हिंदुस्तान को आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालातों से निकालकर विकास से मुलाकात कराई। मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 10 सालों तक देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई संवैधानिक ओहदों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी दृढ़ता से निभाई। मनमोहन, जिनकी सादगी और नम्रता की दुनिया दीवानी थी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के कह गांव में हुआ था। साल 1947 में देश के बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत के अमृतसर आ गया था। मनमोहन सिंह ने पंजाब से ही अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। साल 1954 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, जहां साल 1957 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। साल 1966 से 1969 के बीच मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। साल 1969 से 71 तक वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर रहे। इसी साल डॉक्टर सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1976 में उन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। साल 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। वो 1985 तक इस पद पर रहे। इसके बाद राजीव गांधी सरकार में साल 1985 में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो लगातार 5 सालों तक इस पद पर बने रहे। साल 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बनाया गया। साल 1991 में मनमोहन सिंह को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके कुछ ही समय बाद 21 मई 1991 को राजीव गांधी की अचानक हत्या के बाद नरसिम्हा राव को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। ये वो वक्त था जब देश दिवालिया होने की कगार पर था। तब नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपनी सरकार का वित्त मंत्री चुना। I was then the chairman of the University Grants Commission. The next morning, I went to the office as usual. Narasimha Rao ji was searching for me, and he traced me to the UGC, and he said, "Where are you?" "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। Narasimha Rao ji called me and I met him. I said to him that the country is in great difficulties. It requires hard thinking and very tough decision-making process to get the country out of the crisis that she was in. Narasimha Rao ji said, "I don't understand all this, but we will give you a free hand with the understanding that if the things go well, we will all take credit. But if the things go wrong, well, you will be the scapegoat." डूबती हुई इकोनॉमी को उभारने के लिए डॉक्टर सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को एक ट्रीटमेंट के तौर पर पेश किया।
आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को मनमोहन सिंह ने न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया, बल्कि देश में आर्थिक क्रांति लाने के लिए उन्होंने जो रूपरेखा, नीति और ड्राफ्ट की तैयारी की, उसकी प्रशंसा दुनिया आज भी करती है। 1991-92 के ऐतिहासिक बजट में मनमोहन सिंह ने दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया। उन्होंने लाइसेंस परमिट सिस्टम को भी खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। साल 1996 तक मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री रुपए का डिवैल्यूएशन, टैक्स में कटौती, आयात निर्यात के नियमों को सरल करने जैसे कई अहम फैसले लिए। इसके बाद 1998 से 2004 तक डॉक्टर सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। साल 2004 में हुए आम चुनावों में यूपीए सत्ता में लौटी और कांग्रेस संसदीय दल ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के पहले सिख और 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल काफी प्रभावशाली रहा। बेरोजगारी से जूझ रहे देश में रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं, की सफलता का श्रेय डॉक्टर सिंह को ही जाता है। साल 2005 में मनमोहन सिंह ने देश में पुरानी और मुश्किल सेल्स टैक्स व्यवस्था को खत्म कर वैट की शुरुआत की। उनकी सरकार में साल 2007 में देश ने ऐतिहासिक 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया और भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। साल 2007-08 में जब दुनिया भर में रिसेशन आया, तब भारत की स्थिति दूसरे बड़े देशों के मुकाबले काफी बेहतर रही। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही राइट टू एजुकेशन अस्तित्व में आया, जिसके तहत 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित किया गया। मनमोहन सरकार में ही भारत न्यूक्लियर पावर बनकर उभरा। साल 2008 में अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार के मुद्दे पर उन्होंने न सिर्फ गठबंधन सहयोगियों बल्कि अपने पार्टी के भीतर उठ रहे विरोध का भी मजबूती से सामना किया। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। साल 2009 में एक बार फिर यूपीए 2 सत्ता पर काबिज हुई और 22 मई 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि गठबंधन की राजनीति में सत्ता बचाए रखने के लिए वो ऐसे उलझे कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। कोयला आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जैसे तमाम आरोपों से उनकी सरकार जरूर घिरी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह पर कोई उंगली नहीं उठी। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the